प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय की ई कंटेंट कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम बीए शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र भारतीय शासन और राजनीति के टॉपिक उच्चतम न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। और अध्ययन करने के बाद में टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप उसका समाधान इस कॉलेज के YouTube चैनल पर मेरे से प्रश्न उत्तर करके कर सकते हैं। तो आइए आज की कक्षा में आरंभ करते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय। ये देखिए विद्यार्थियों, ये नई दिल्ली में स्थित भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भव्य भवन है। ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड में। इस भवन की आधारशिला भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में रखी थी, 1954 में रखी थी। ये पूरा भवन त्रिभुजाकार भूमि पर बना हुआ है और ये भूमि लगभग 17 एकड़ में फैली हुई है। इस भवन के शिल्पकार या वास्तुकार गणेश भिकाजी देवलकर थे और उन्होंने इसकी एक विशेष डिजाइन तैयार की है, जो कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। आप ध्यान से इस चित्र को देखिए। ये पूरा भवन तराजू के नक्शे में बनाया गया है। ये देखिए बीच में जो गुंबद दिखाई दे रहा है, ये तराजू पकड़ने का मुख्य बीम है और इसके दाईं ओर और बाईं ओर दो भवन और दिखाई दे रहे हैं आपको। ये तराजू के दो पलड़े हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार न्याय में तराजू के तरह तोला जाता है, उसी प्रकार इस भवन की आकृति का निर्माण किया गया है, एक तराजू के रूप में। साथ में आप देख पा रहे हैं सामने एक लॉन है, बगीचा है और इस बगीचे के बीचों बीच एक मूर्ति आप देख पा रहे हैं। एक प्रतिमा देख पा रहे हैं। यह एक काले पीतल की प्रतिमा है, जो लगभग 210 सेंटीमीटर ऊंची है और ये प्रतिमा एक महिला की है, जिसके हाथ में नवजात बच्चा है और बच्चे के हाथ में एक किताब है। ये एक सांकेतिक प्रतिमा है, जिसमें जो महिला दर्शाई गई है वो भारत माता का प्रतिनिधित्व करती है और उसके हाथ में जो बच्चा है, नवजात बच्चा है, वो हम सब नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है और उसके हाथ में जो किताब है वो भारत के संविधान का प्रतिबिंब है, उसकी ओर इंगित करता है। और ये महिला सामने सर्वोच्च न्यायालय की तरफ देख रही है। इसका मतलब सांकेतिक रूप से ये महिला कह रही है कि यहाँ पर इस भवन में भारत के संविधान
और भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। तो इस प्रकार बड़े सोच विचार के, बड़े दार्शनिक अंदाज में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ये भव्य भवन बनाया गया है। चलिए आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने जो अभी आपको कहा वो स्लाइड कुछ सेकंड के लिए मैं पॉज कर देता हूँ, ताकि आप इसमें से कोई परीक्षा के उपयोगी नोट्स उतारना चाहें तो आप उतार सकें। अपनी स्क्रीन को पॉज करके उसको जूम करके आप इसमें से परीक्षा के लायक, परीक्षा संबंधी नोट्स अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए ये आगे आप देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय का चिन्ह है। सर्वोच्च न्यायालय अपने जो भी निर्णय देता है उसके प्रत्येक पेज के ऊपर इस प्रकार की मोहर लगी रहती है, जिसमें अशोक स्तंभ है। आप सभी जानते हैं अशोक स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ भारत का राजकीय चिन्ह है। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, और नीचे आप देखिए, आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं इसलिए विशेष रूप से देखिए कि नीचे आधार वाक्य लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का आधार वाक्य लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जयः। तो आगे कंपटीशन की जब आप देंगे, कंपटीशन में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आधार वाक्य क्या है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आधार वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः, यानी यहाँ पर धर्म की विजय होती है। ये जो वाक्य है वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत में कहा गया है कि जहाँ कृष्ण हैं वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। ठीक है, यहाँ धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। अपन सभी बीए के स्टूडेंट हैं, इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो पंथ हैं, मैंने पूर्व क्लासों में भी आपको बताया, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं। धर्म जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है वो सत्य है, सत्य ही धर्म है। सत्य, न्याय, अहिंसा ये धर्म की श्रेणी में रखे गए हैं, और सबसे बड़ा धर्म सत्य को माना गया है। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत सरकार का आधार वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस चित्र में आप देखिए, शेर के 3 मुंह तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चौथा मुंह पीछे की तरफ है। जब आप इसको घुमा दोगे तो वो वाला मुंह सामने आ जाएगा, यानी भारत सरकार का मुंह सामने आ जाएगा, और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो इस तरफ लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जयः, यानी सर्वोच्च न्यायालय का आधार वाक्य, और इस स्तंभ को आप घुमा लीजिए और चौथा सिंह जब आपके सामने आ जाएगा तो उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है भाई। एक कह रहा है सत्य की विजय होती है, और दूसरा कह रहा है यतो धर्मस्ततो जयः, यानी धर्म क्या है? सत्य धर्म है, और धर्म की विजय यहाँ होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ये इस प्रकार हमारे शास्त्रों से सर्वोच्च न्यायालय का आधार वाक्य लिया गया है। चलिए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का परिचय के संबंधित ये स्लाइड है, आप भी ध्यान दीजिए। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है।
सरकार का स्वरूप चाहे कोई भी हो, न्यायपालिका की व्यवस्था किसी न किसी रूप में अवश्य की जाती है। संघीय शासन प्रणाली में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है, क्योंकि शक्तियों के विभाजन के कारण संघ और राज्यों में प्राय विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इन विवादों का निपटारा करने और संविधान की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था होने के कारण संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब आप ध्यान दीजिए, विश्व में दो प्रकार के शासन होते हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। एकात्मक शासन के अंतर्गत राज्य नहीं होते हैं, केवल पूरा देश ही एक देश होता है, जबकि संघात्मक शासन के अंतर्गत देश राज्यों से मिलकर बनता है। तो आप सभी को पता है कि भारत एक संघ है जो कि राज्यों से मिलकर बना है। तो संघ और राज्यों के बीच में किसी शक्ति को लेकर, किसी क्षेत्राधिकार को लेकर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। अब आप सोचिए, मान लीजिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उस केस को कोई हाईकोर्ट सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता। तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इसी कारण भारत सरकार और राज्य सरकार यानी संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच विवादों के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता होती है। चलिए परिचय में आगे हम देखेंगे। भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारत का संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अनुसार स्थापित किया गया है। ये आप नोट कर लीजिए, संविधान के कौन से अध्याय और कौन से भाग में के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो अपना उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर का प्रश्न है ये कि भाग 5 में अध्याय 4 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। भारत का संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारत के संविधान के संरक्षक की है। भारत का संविधान अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव है। यानी संविधान के किन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, यह भी 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो अपना उत्तर होगा कि संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। चलिए आगे की स्लाइड में हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार आरंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, यानी टोटल 8 न्यायाधीश होते थे। लेकिन इसी अनुच्छेद में यानी 124 में संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। तो ज्यों ज्यों समय बढ़ा न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ती रही और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार यह संगठन अपन ने सर्वोच्च न्यायालय का देखा। आगे की स्लाइड में अब इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है उसके बारे में हम देखेंगे, जो कि इस स्लाइड में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने पूर्ण अधिकारों के अंतर्गत करता है और इसके लिए वह आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का भी परामर्श ले सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भी वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के चाहे जितने न्यायाधीशों की सलाह ले सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन भारत का राष्ट्रपति
किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर जज हैं, वरिष्ठ जज हैं, उनकी राय लेगा। राय लेने के बाद उनकी नियुक्ति करेगा। इसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, जिसका वर्णन, जिसका उल्लेख आगे की स्लाइड में किया गया है। ये आप देखिए, कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेज यानी संगठन, एक प्रकार का संगठन सिस्टम है। कॉलेजियन सिस्टम का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर यानी तबादलों की सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश एक बार राष्ट्रपति लौटा सकता है, लेकिन दूसरी बार भेजने पर उसको मानना सरकार के लिए अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार परीक्षा में ये सवाल आया कि भारत में किन की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया गया है, तो अपना उत्तर होगा भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया गया। और कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पहले 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की राय लेगा। आ रही है आपको बात समझ में? तो इस प्रकार ये कॉलेजियम सिस्टम इस स्लाइड में स्पष्ट हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो इस स्लाइड में बताई गई है। आप भी ध्यान दीजिए। नंबर 1, वो भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वो कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी 1 या 2 या इससे भी अधिक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो। नंबर 3, उसने कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी 1 या 2 या इससे अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो। और नंबर 4, वह व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में विधि का जानकार हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। तो इसमें से आप देखिए, जो पहले नंबर की योग्यता है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है, भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर की योग्यता है उसमें से कोई एक होनी चाहिए, तीनों नहीं होनी चाहिए। या तो वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर वो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट का वकील रहा हो, या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में विधि का जानकार हो, कानून का जानकार हो। तो 3 ऑप्शनल है और 1 कंपलसरी है योग्यता। और कंपलसरी योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, बाकी 3 ऑप्शनल है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए अब आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि बताई गई है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। उनकी नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम आयु अथवा नियत पदावधि का निर्धारण नहीं है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मिनिमम 25 साल का होना चाहिए या 30 साल का होना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ है। कोई न्यूनतम आयु नहीं है। और नहीं ये लिखा हुआ है कि एक बार जज बन गया तो वो 5 साल के लिए रहेगा या 10 साल के लिए रहेगा, ये भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि 65 वर्ष की आयु के बाद में उसको रिटायर कर देंगे, वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। ये आप ध्यान दें। इससे पहले यानी 65 वर्ष की आयु से पहले न्यायाधीश अपनी इच्छानुसार त्याग पत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को बुरे व्यवहार या अयोग्यता के कारण 65 वर्ष की आयु से पहले भी हटा सकता है। लेकिन इसके लिए अनिवार्य यह है कि संसद के दोनों सदन अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजे। संसद द्वारा किसी न्यायाधीश को
हटाने का आदेश राष्ट्रपति तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि वो प्रस्ताव संसद से पास नहीं हो जाए। ठीक है, और ये संसद कब प्रस्ताव पास करेगी? जब वो दो चीज़ों की जांच कर लेगी। नंबर एक कि उस न्यायाधीश ने कोई ऐसा आचरण किया है जो सिद्ध हो गया है कि वो कदाचार की श्रेणी का है, या नंबर दो, न्यायाधीश काम करने में असक्षम हो गया है। मान लीजिए नियुक्त होने के बाद में वो पागल हो जाए, तो पागल व्यक्ति को तो अपन न्यायाधीश की कुर्सी पे नहीं बैठवाएंगे ना भाई, काम करने में असक्षम हो गया या ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो गई उसको, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो संसद प्रस्ताव पास करेगी। तो आप ये ध्यान रखें, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद को धारण करते हैं, लेकिन 65 वर्ष से पहले यदि उसको हटाना हो तो दो आधार हैं। एक तो उसने कोई ऐसा आचरण किया है जो सिद्ध हो गया है कि ये कदाचार की श्रेणी का है, और नंबर दो, वो कार्य करने में असक्षम हो गया है। तो संसद प्रस्ताव पास करेगी और राष्ट्रपति के पास भेजेगी, और राष्ट्रपति उसके बाद उसको अपने पद से हटा देगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में ये स्लाइड है, आप ध्यान दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन आदि संविधान की दूसरी अनुसूची में अंकित किए गए हैं। पहली बात हो गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। यह एक ऐसी निधि है जो संसद के मतदान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को नियमानुसार पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें अतिथि सत्कार भत्ता और यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। संसद समय समय पर इस वेतन भत्ते में बढ़ोतरी तो कर सकती है, लेकिन किसी न्यायाधीश के सेवा काल में उसके वेतन भत्तों में कमी नहीं कर सकती है। केवल वित्तीय आपातकाल, जो मैंने आपकी पहले पूर्व की क्लासों में बताया था, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगा दे, तो ऐसी स्थिति में यदि वित्तीय आपातकाल लग गया है तो ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। यह आप विशेष रूप से ध्यान देवें। भारत की संचित निधि में से वेतन दिया जाता है। संचित निधि ये जनता की निधि है। ये जनता ने जो टैक्स दिए हैं, जो जनता ने कर दिए हैं, उनसे मिलकर बनती है। उसका जो ब्याज होता है, उस ब्याज में से इन न्यायाधीशों को तनख्वाह, सैलरी दी जाती है, और उनके कार्यकाल में उनकी तनख्वाह बढ़े तो जा सकती है, लेकिन घटाई नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार वेतन भत्तों के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या कार्य हैं और शक्तियां हैं, ये परीक्षा में आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। 15 नंबर का सवाल आता है, वो अपन तैयार करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इसको तैयार कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, कार्य और शक्तियों के बारे में। पहला है आरंभिक क्षेत्राधिकार। अब देखिए आप, इस अधिकार क्षेत्र का अभिप्राय उन अभियोगों से है जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आरंभ किया जा सकता है और जिन्हें अन्य निम्न या निचले न्यायालयों में आरंभ नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, किसी राज्य का हाई कोर्ट सुन ही नहीं सकता है और कोई न्यायालय सुन ही नहीं सकता है, आरंभ ही वही होगा। इसलिए हेडिंग हो गया आरंभिक क्षेत्राधिकार, आरंभ वही से होगा। तो कौन कौन से मामले हैं? वो 3 मामले हैं। नंबर 1, भारत सरकार और किसी राज्य सरकार का विवाद। मान लीजिए टैक्स के बंटवारे को लेकर, कोई राजमार्ग को लेकर, उसके ऊपर लगने वाली चुंगी को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद है कि कितने % पैसा भारत सरकार रखेगी, कितने % पैसा राज्य सरकार रखेगी। इस बात को लेकर कोई विवाद हो जाए तो इसका समाधान कौन करेगा? सीधा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और किसी राज्य का हाईकोर्ट नहीं कर सकता है भाई। इसी प्रकार 2 राज्यों के बीच में आपस में विवाद हो जाए, राजस्थान सरकार का हरियाणा सरकार के साथ में विवाद हो जाए, या उत्तर प्रदेश सरकार का मध्य प्रदेश सरकार के साथ विवाद हो जाए,
कोई ऐसा वन है जो दोनों राज्यों में फैला हुआ है, तो वहाँ से वन संपदा का दोहन कौन करेगा? राजस्थान सरकार करेगी या हरियाणा सरकार करेगी? या ऐसी कोई नदी है जो 4-5 राज्यों से बहती है, तो उसमें से कौन सा राज्य कितना पानी लेगा? 25% कौन लेगा, 30% कौन लेगा, 35% कौन लेगा, 5% कौन लेगा? इस प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसका समाधान कहाँ होगा? दो राज्यों के बीच विवाद हो जाए तो उसका समाधान भी आप ध्यान दो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तो एक तो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाए या राज्यों के बीच में आपस में विवाद हो जाए, तो उसका समाधान भी सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का भी रक्षक है। आप ये देखिए, इस स्लाइड में बताया गया है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित अभियोग भी सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिकों को मौलिक अधिकारों की अवहेलना करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका या रिट देने का अधिकार दिया गया है। अर्थात नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यथासंभव निर्देश, आदेश या लेख जारी कर सकता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित लेख जारी कर सकता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण और नंबर 5 अधिकार प्रच्छा। यह आप ध्यान दें, अनुच्छेद 32 के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है। ये अनेक बार कंपटीशन की क्लास में पूछा गया है। अनुच्छेद 32 को कहा है क्योंकि इसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, परमादेश की रिट, प्रतिषेध की रिट, उत्प्रेषण की और अधिकार प्रच्छा की। ये 5 रिटों के बारे में मैं मौलिक अधिकारों वाले क्लास में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये 5 प्रकार के ऑर्डर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। चलिए, दूसरा जो उसका अधिकार क्षेत्र है वो अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट ने आपके विरुद्ध निर्णय दे दिया है तो आप अपील में सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। नोट कर लीजिए आपकी नोटबुक में, सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का अंतिम न्यायालय है, इसके बाद में कोई न्यायालय नहीं है। अनेक बार परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है, भारत में अपील का अंतिम न्यायालय कौन सा है? तो अपने को उत्तर देना पड़ेगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है, जहां पर नीचे के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध यानी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अपीलें 4 प्रकार की होती है। संविधान के बारे में कोई विवाद है, उसके बारे में संवैधानिक अपील। नंबर 2 दीवानी अपील यानी सिविल अपील, रुपए पैसे से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, विवाद तलाक से संबंधित मामले सिविल मामले कहलाते हैं। इसमें यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध नीचे हाई कोर्ट में निर्णय हो गया है तो वो आगे अपील में सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तीसरा फौजदारी अपील, चोरी, हत्या, अपहरण, मारपीट, ये फौजदारी मामले हैं। यदि इसमें भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध में हाई कोर्ट में निर्णय हो गया है तो वो अपील करने के लिए आगे सर्वोच्च न्यायालय आ सकता है। और नंबर 4 विशेष अपील। अब विशेष अपील में एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, स्पेशल लीव लेनी पड़ती है। इसमें एप्लीकेशन लिखता है व्यक्ति कि आप मुझे ये केस आपके सामने उपस्थित करने की अनुमति देने की कृपा करें। इसको कहते हैं विशेष अनुमति याचिका। इसमें नौकरी, पदोन्नति और आरक्षण से संबंधित मामले आते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है लीव इज ग्रांटेड, आपको अनुमति दी गई,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ये देखता है लीव इज़ नॉट ग्रांटेड, आपको अनुमति नहीं दी गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस मामले को नहीं सुनता है ना। लीव का मतलब अनुमति लेकर ही आगे सुनवाई होगी। पहले अनुमति लो भाई, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। चलिए आगे, जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है वो एक अभिलेख न्यायालय का है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसकी संपूर्ण कार्रवाइयाँ तथा निर्णय प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और देश के सभी न्यायालयों द्वारा इन निर्णयों को न्यायिक दृष्टांत के रूप में मानना अनिवार्य है। जब तक किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया जाता है तो उसे न्यायालय का अपमान करने वाले व्यक्ति को दंड देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी को भी न्यायालय का अपमान करने के दोष में दंड दे सकता है। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय की इसमें 2 शक्तियाँ बताई गई है। पहली बात तो यह है कि हर निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय रिकॉर्ड रखा जाएगा, वो छपेगा, पुस्तक के रूप में छपेगा और साल के अंत में वो हर वकील के पास, हर व्यक्ति के पास उपलब्ध रहेगा, है ना। आप किसी वकील के यहाँ मिलने जाते हैं तो आपने उसकी अलमारी के अंदर बहुत सारी काली किताबें देखी होगी, 1951, 52, 53, 54 ऐसे लिखा हुआ आपने देखा होगा। वो क्या है? वो सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं। 1951 में जितने निर्णय दिए हैं उसकी एक पूरी किताब बन गई, 1952 में जितने निर्णय दिए उसकी एक किताब बन गई। इस प्रकार हर साल जो निर्णय दिए हैं उसकी एक किताब बन गई। अब ये रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? अब मान लीजिए 2020 के अंदर, जैसा कि अभी वर्ष चल रहा है 2020, आपका कोई केस है, ऐसे ही आपने उस केस को हाई कोर्ट में या अन्य किसी कोर्ट में दायर किया है और ठीक वैसे ही मामले में मान लीजिए 1970 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो रखा है, आपके वकील को पता है, आपको पता है, तो आप उस अलमारी में से 1970 वाला वो जजमेंट निकालिए, उसकी फ़ोटोकॉपी कीजिए और जब भी आपका केस लगे आप नीचे के कोर्ट में उस जजमेंट को दे दीजिए, साहब ऐसे ही मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1970 में फैसला दे रखा है। तो फिर वो न्यायाधीश ये नहीं कहेगा कि 1970 में फैसला दिया होगा तो दिया होगा, मैं तो अलग से दूंगा, ऐसा नहीं बोलेगा। वो उसको मानने के लिए बाध्य है और वो जजमेंट में यही लिखेगा कि 1920 में इस आदमी का जो निर्णय है वो भी वही है जो 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। इससे समय बचता है, बार बार रिपीटेशन नहीं होता है, बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है, न्यायालय का समय खराब नहीं होता है, इसलिए रिकॉर्ड रखा जाता है। निर्णय अंतिम है और नीचे की हर कोर्ट को मानने पड़ेंगे। नोट कर लो आप अच्छी तरह, कोई भी कोर्ट नीचे का कोर्ट मानने से इनकार नहीं कर सकता, एक अभिलेख न्यायालय है। और दूसरा, मान लो कोई नहीं माने कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, तो फिर उसको न्यायालय का अवमान की सजा दी जा सकती है, उसको दंडित किया जा सकता है। इसलिए न्यायालय के निर्णय सर झुकाकर मानने पड़ते हैं। यदि हम मानना ही बंद कर देंगे तो फिर किसका मानेंगे? मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय नहीं मानेंगे तो फिर आगे आप किसका निर्णय मानोगे? वो अरस्तु ने कहा है ना, अनावस्था दोष में फंस जाओगे कि साहब इससे ऊपर भी एक कोर्ट बना दो, उसका ही नहीं मानोगे, उससे ऊपर एक कोर्ट बना दो साहब, उसका भी नहीं मानोगे तो कहीं तो रुकना पड़ेगा ना आपको। तो आपको भारत में सुप्रीम कोर्ट में रुकना पड़ेगा, इसका निर्णय अंतिम है। नहीं मानोगे, अनावस्था दोष आ जाएगा, आगे से आगे बढ़ते रहो, अनंत काल तक बढ़ते रहो, सैकड़ों हजारों संस्थाएं बनाते रहो, तो इस प्रकार नहीं होगा भाई, है। तो आप ये ध्यान रखो कि अंतिम है भाई इसके निर्णय भारत में, और आपको सर झुकाकर मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो उसकी सजा मिलेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परामर्श देने का अधिकार है। मान लीजिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई ऐसा प्रश्न भेजे जिसमें कानून की व्याख्या से संबंधित मामला हो। राष्ट्रपति के पास
साइन होने के लिए आया संसद से पास होकर कोई कानून, और राष्ट्रपति को कोई बात समझ में नहीं आई, तो राष्ट्रपति उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है कि मैं साइन करूं या नहीं करूं, आपकी क्या राय है, ये संविधान के अनुसार कानून बना है या नहीं बना है, संसद ने जो इसको पास किया है वो संविधान के अनुसार पास किया है कि नहीं किया है, आप मेरे को राय दो। तो कानून के विशेषज्ञ हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो फिर उसको पूरा देखेंगे और राष्ट्रपति को राय दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है। अब आपको विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि दोनों ही बाध्यकारी नहीं हैं। दोनों बाध्यकारी मतलब राष्ट्रपति राय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे मामला, तो न्यायालय उस पर राय दे, ये बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय मना कर सकता है कि मैं इस पर राय नहीं देता, और यदि न्यायालय ने राय दे दी है तो उसको राष्ट्रपति माने ही माने, ये भी राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उस राय को मानने से भी मना कर सकता है। ये तो एक प्रावधान है। आखिर में तो राष्ट्रपति को ही अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है, साइन करने हैं या साइन नहीं करने हैं। ठीक है, उससे पहले वो एक राय ले सकता है। अपने बड़े बुजुर्ग भी क्या गए हैं, सुनो सबकी करो मन की, है ना। राय लेने में कोई हर्ज नहीं है, माने नहीं माने कोई इच्छा है। तो इसी प्रकार का ये प्रावधान भारत के संविधान में भी किया गया है परामर्श का। चलिए आगे की स्लाइड जो है वो अंतिम स्लाइड है, वो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में है। ठीक है, आप देखिए, न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा न्यायालय द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों और प्रशासनिक नीतियों की असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करती हो, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। भारत में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत संविधान के किसी भी अनुच्छेद अथवा भाग का अतिक्रमण करने वाली अथवा उसके मूलभूत ढांचे पर आघात करने वाली विधियों को विधि शून्य करार देने की अधिकार देश के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को प्रदान किया गया है। संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए कानूनों और नीतियों की समीक्षा और उनकी वैधानिकता की जांच को ही न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है। अब ये तो स्लाइड पढ़ना हो गया, अब मैं आपको समझा देता हूं, आप समझिए। सबसे पहले आप ये नोट कीजिए कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो अमेरिका के संविधान की देन है। सबसे पहले अमेरिका में आया, उसके बाद विश्व के अन्य देशों में गया। ठीक है, 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने, नाम नोट कीजिए आप नोटबुक में, मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारबरी बनाम मेडिसन मामले में, कौन सा मामला, मारबरी बनाम मेडिसन मामला में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये देखिए आप, भारत के संविधान में कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को और राज्य विधानमंडलों को दिया गया है, और पंचायती राज लागू हो गया है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को दिया गया है, और शहरी क्षेत्रों में भी लागू हो गए हैं तो नगर निगम और नगर पालिकाओं को दिए गए हैं, स्थानीय संस्थाओं को दिए गए हैं, ये कानून बना सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि क्या ये संस्थाएं, संसद, विधानमंडल और ये स्थानीय निकाय मन मर्जी का कानून बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इनको संविधान में बताए गए प्रावधानों के अंतर्गत उसकी सीमा में रहते हुए कानून बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए संसद ने या विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के प्रावधान के अनुसार ही नहीं है। जब संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री ऐसा है वो संसद से कानून पास करा दे कि लोकसभा का कार्यकाल तो 25 वर्ष होगा, अब मैं वापस चुनाव ही नहीं करूँगा,
तो क्या इस प्रकार का कानून भारत में पास किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखना। ऐसा कानून कहाँ चैलेंज होगा? ऐसा कानून कोर्ट में चैलेंज होगा और कोर्ट उसको अवैधानिक करार देगी। इसको न्यायपालिका का पुनरावलोकन यानी कानून को वापस देखना कहते हैं। तो न्यायपालिका ऐसे सभी कानूनों को, ऐसे सभी नीतियों को, ऐसे सभी कार्यक्रमों को जो सरकार ने संविधान से परे जाकर बनाए हैं, शून्य, जीरो घोषित कर सकता है। तो संरक्षक हो गया कि नहीं हो गया? गार्जियन हो गया कि नहीं हो गया न्यायपालिका? न्यायपालिका को इसीलिए संविधान का गार्जियन या संरक्षक कहा गया है। नहीं तो कोई भी सरकार आएगी, मन मर्जी की संविधान को ऊपर रख देगी और अपने मन मर्जी का कोई भी कानून बना देगी। ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। उस पर नज़र रखने के लिए जिस प्रकार आप देखते हैं खेल में रेफरी या एम्पायर सीटी कब बजाता है? जब फाउल हो तब सीटी बजाता है, नहीं तो नहीं बजाता है। तो सरकार फाउल करे तो सीटी कौन बजाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन की। रेड कार्ड कौन दिखाएगा? आउट कौन देगा? न्यायपालिका देगी। तो जिस प्रकार खेल में एम्पायर होता है, रेफरी होता है, उसी प्रकार शासन में न्यायपालिका को एम्पायर या रेफरी की भूमिका देती है, जो फाउल करने पर, गलत कानून बनाने पर सरकार को रेड कार्ड दिखा सकती है, गेम से आउट कर सकती है, उस कानून को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। आप दोबारा जब पूरी स्लाइड समझेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, देखेंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हुआ। ये सारे टॉपिक आप संभाल के रखें। आगे जो भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे उसमें इसमें बताए गए तथ्य और समझाई गई बातें आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।